प्यारे दोस्तों, साथियों और साहित्य प्रेमियों, आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर के आए हैं। इस कहानी का शीर्षक है 25 चोखा 150। यह कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। इस कहानी में निर्धन वर्ग की व्यथा है। तो कहानी शुरू करते हैं। पहली तनख्वाह के रुपए हाथ में थामे सुदीप अभावों के गहरे अंधकार में रोशनी की उम्मीद से भर गया था। एक ऐसी खुशी उसके जिस्म में दिखाई पड़ रही थी जिसे पाने के लिए उसने असंख्य कटीले झाड़ झंखाड़ों के बीच अपनी राह बनाई थी। हथेली में भिंचे रुपयों की गर्मी उसकी रग रग में उतर गई थी। पहली बार उसने इतने रुपए एक साथ देखे थे। वह वर्तमान में जीना चाहता था, लेकिन भूतकाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर पल उसके भीतर वर्तमान और भूत की रस्साकसी चल रही थी। अभाव ने कदम कदम पर उसे छला था, फिर भी उसने स्वयं को किसी तरह बचा कर रखा था। इसीलिए यह मामूली नौकरी भी उसके लिए बड़ी अहमियत रखती थी। नई नई नौकरी में छुट्टियां मिलना कठिन होता है। उसे भी आसानी से छुट्टी नहीं मिली थी। उसने रविवार की छुट्टियों में अतिरिक्त काम किया था, जिसके बदले उसे 2 दिन का अवकाश मिल गया था। वह पहली तनख्वाह मिलने की खुशी अपने माँ बाप के साथ बांटना चाहता था। स्कूल की पढ़ाई और नौकरी के बीच और हालात की गहरी खाई को वह पाट नहीं सका था। फिर भी खाई के बीच जो कुछ भी था उसे सांत्वना देकर उसकी पीड़ा को तो वह कम कर ही सकता था। सुख दुख के चंद लम्हे आपस में बांटकर पीड़ा कम हो जाती है। उसने इस पल के इंतजार में एक लंबा सफ़र तय किया था। ऐसा सफ़र जिसमें दिन रात और मान अपमान के बीच अंतर ही नहीं था। शहर से गांव तक पहुंचने में 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लग जाते थे। इसीलिए वह सुबह ही निकल पड़ा था। बस अड्डे पर आते ही उसे बस मिल गई थी। बस में काफ़ी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से उसे बैठने की जगह मिल पाई थी। कंडक्टर किसी यात्री पर बिगड़ रहा था। इस सामान को उठाओ, छत पर रखो, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। किसका यह सामान है? कंडक्टर ने ऊंचे और कर्कश स्वर में पूछा। एक दुबला पतला सा ग्रामीण धीरे स्वर में बोला, जी मेरा है। कंडक्टर ने ग्रामीण के वजूद को तौलते हुए आवाज़ सख्त करके लगभग दहाड़ते हुए कहा, तेरा है तो इसे अपने पास रख। यहाँ रास्ते में क्यों अड़ा दिया है? उठा इसे। ग्रामीण ने गिड़गिड़ाकर अजीब सी मरियल आवाज़ में कहा, साहब नज़दीक ही उतरना है। सुदीप जब भी किसी को गिड़गिड़ाते देखता तो उसे अपने पिता की छवि आने लगती है। ऐसे में उसका पोर पोर चखने लगता है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके जिस्म पर आरी चला रहा हो। उसने कंडक्टर की ओर देखा। कंडक्टर का तोंदियल शरीर कपड़े फाड़कर आने को छटपटा रहा था। बनेले स्वर की तरह उसके चेहरे पर पान से रंगे दांत उसकी भव्यता में इजाफा कर रहे थे। सुदीप को लगा जंगली सुअर बस की भीड़ में घुस आया है। उसने सहमकर सहयात्री की ओर देखा तो निरपेक्ष भाव से अपने ख्यालों में गुम था। सुदीप ने ग्रामीण पर नज़र डाली तो अभी तक दयनीयता से उबर नहीं पाया था। उसके भीतर पिताजी की छवि आकर आकार लेने लगी।
वह दिन स्मृति में दस्तक देने लगा जब पिताजी उसे लेकर स्कूल में दाखिला कराने ले गए थे। उसकी बस्ती के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। पता नहीं पिताजी के मन में यह विचार कैसे आया कि उसे स्कूल में भर्ती कराया जाए, जबकि पूरी बस्ती में पढ़ाई लिखाई की और किसी का ध्यान नहीं था। पिताजी लंबे लंबे डग भरकर चल रहे थे। उसे उनके साथ चलने में दौड़ना पड़ता था। उसने मैली सी एक बदरंग कमीज और पट्टेदार निकरनुमा कच्छा पहन रखा था, जिसे थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर खींचना पड़ता था। स्कूल के बरामदे में पहुंचकर पिताजी पल भर के लिए ठिठके, फिर धीरे धीरे चलकर इस कमरे से उस कमरे में झांकने लगे। हर एक कमरे में अंधेरा था जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। मास्टर कुर्सियों पर उखड़ू बैठे बीड़ी पी रहे थे या ऊँघ रहे थे। पिताजी फूल सिंह मास्टर को ढूंढ रहे थे। 2-3 कमरों में झांकने के बाद एक छोटे से कमरे की ओर मुड़े। उस कमरे में अन्य कमरों से ज़्यादा अंधेरा था। फूल सिंह मास्टर अकेले बैठे बीड़ी पी रहे थे। उसे दरवाजे पर देखकर फूल सिंह मास्टर खुद ही बाहर आ गए। पिताजी ने मास्टर जी को देखते ही दयनीय स्वर में गिड़गिड़ाकर कहा, मास्टर जी, इस जातक को अपनी शरण में ले जो। 2 अक्षर पढ़ लेगा तो थारी दया से यो भी आदमी कान जागा, महारा जिंदगी भी कुछ सुधर जागी। सुदीप पिताजी की उस मुद्रा को कभी भूल नहीं पाया। वे हाथ जोड़कर झुके खड़े थे। फूल सिंह मास्टर ने बीड़ी का टोंटा अंगूठे के इशारे से दूर उछाला और पिताजी को लेकर हेडमास्टर के कमरे में चले गए। सुदीप का दाखिला हो गया था। पिताजी खुश थे। उनकी इस खुशी में ही वही गिड़गिड़ाहट झलक रही थी। झुक झुक कर मास्टर फूल सिंह को सलाम कर रहे थे। बस हिचकोले खा खा कर रेंग रही थी। आसपास के यात्रियों ने बीड़ी सिगरेट का धुआं ऐसे उगलना शुरू कर दिया था जैसे सभी अपनी अपनी दुश्चिंताओं को धुएं के बादलों में विलीन कर देंगे। उसने अपने पास की खिड़की का शीशा सरकाया। ताज़ा हवा की हल्की हल्की सरसराहट भीतर घुस गई। उसकी स्मृति में स्कूल के दिन एक के बाद एक लौटकर आने लगे। दूसरी कक्षा तक आते आते वह अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा था। तमाम सामाजिक दबाव और भेदभावों के बावजूद वह पूरी लगन से स्कूल जाता रहा। सभी विषयों में वह ठीक ठाक था। गणित में उसका मन कुछ ज़्यादा ही लगता था। मास्टर शिवनारायण मिश्र ने 4थी कक्षा के बच्चों से 15 तक पहाड़े याद करने के लिए कहा था, लेकिन सुदीप को 24 तक पहाड़े पहले से ही अच्छी तरह याद थे। मास्टर शिवनारायण ने शाबाशी देते हुए 25 का पहाड़ा याद करने के लिए सुदीप से कहा। स्कूल से घर लौटते ही सुदीप ने 25 का पहाड़ा याद करना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से ऊंची आवाज में पहाड़ा कंठस्थ करने लगा। 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। पिताजी बाहर से थके हारे लौटे थे। उसे 25 का पहाड़ा रटते देख उनके चेहरे पर संतुष्टि भाव तैर गए थे। थकान भूलकर वे सुदीप के पास बैठ गए थे। वैसे तो उन्हें 20 से आगे गिनती भी नहीं आती थी, लेकिन 25 का पहाड़ा उनकी जिंदगी का अहम पड़ाव था, जिसे वे अनेक बार अलग अलग लोगों के सामने दोहरा चुके थे। जब भी उस घटना का जिक्र करते थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास चमक उठता था। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया और जैसे ही 25 चौका 100 कहा, उन्होंने टोका, नहीं बेटे,
25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा। सुदीप ने चौंक कर पिताजी की ओर देखा, समझाने के लहजे में बोला, नहीं पिताजी, 25 चौका 100, यह देखो गणित की किताब में लिखा है। बेटे मुझे किताब क्या दिखावे है, मैं तो हरफ भी ना पिछाड़ूं, मेरे लेखे तो काला अक्षर भैंस बराबर है। फिर भी इतना तो जरूर जानूं कि 25 चौका 150 होता है, पिताजी ने सहजता से कहा। किताब में तो साफ साफ लिखा है 25 चौका 100, सुदीप ने मासूमियत से कहा। तेरी किताब में गलत भी तो हो सके, नहीं तो क्या चौधरी झूठ बोले। तेरी किताब से कहीं ठाटे आदमी हैं चौधरी जी, उनके धोरे तो ये मोटी मोटी किताबें हैं। वह तो तेरा हेडमास्टर है, वो भी पाँव छुए है चौधरी जी के, फेल भला वो गलत बतावेंगे। मास्टर से कहना सही सही पढ़ाया करे, पिताजी ने उखड़ते हुए कहा। पिताजी की किताब में गलत थोड़े ही लिखा है, सुदीप रुआसा हो गया। तू अभी बच्चा है, तू क्या जाने दुनियादारी, 10 साल पहले की बात है, तेरे होने से पहले तेरी महतारी बीमार पड़ी थी, बचने की उम्मीद न थी, शहर के बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया था, सारा खर्चा चौधरी ही तो दिया था। पूरा 100 का पत्ता, यो लंबा लीले रंग का लोट था। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ सब मिलाकर 100 रुपये बने थे। जब तेरी माँ ठीक ठाक होके चलन फिरन लगी तो मैं 4 महीने बाद चौधरी जी की हवेली में गया। दुआ सलाम के बाद मैंने चौधरी से कहा, चौधरी जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, थारी मेहरबानी से मेरी लुगाई की जान बच गई। वह जी गई वरना मेरे जातक वीरान हो जाते। तुमने 100 रुपये दिए थे, उनका हिसाब बता दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्जा चुका दूंगा। एक साथ देने की मेरी हिम्मत ना है चौधरी जी। चौधरी जी ने कहा, मैंने तेरे बुरे वक्त में मदद करी थी, इब तू ईमानदारी से सारा पैसा चुका देना। 100 रुपये पर हर महीने 25 रुपये ब्याज बनते हैं। 4 महीने हो गए, ब्याज ब्याज के हो गए 25 चौका 150। तू अपना आदमी, तेरे ते ज़्यादा क्या लेना, 150 में ते 20 रुपये कम दे, 20 रुपये तुझे छोड़ दिए, बचे 130, 4 महीने का ब्याज। 130 अभी दे दे, बाकी रहा मूल जिब होवेगा दे देना, महीने के महीने ब्याज देते रहना। इब बता बेटे, 25 चौका 150 होते हैं या नहीं। चौधरी भले और इज्जतदार आदमी हैं, जो उन्होंने 20 रुपये छोड़ दिए, नहीं तो भला इस जमाने में कोई छोड़े है। अपने शिव नारायण मास्टर के बाप बड़े मिसिर जी को ही देख लो, एक धेला भी ना छोड़े, ऊपर ते बिगार अलग ते करवावे है। जैसे बिगार उनका हक है, दिन भर में गोडे टूट जा। मजूरी के नाम पे खाली हाथ, ऊपर ते गाली अलग। गाली तो ऐसे देते हैं जैसे वेद मंत्र पढ़ रहा हो। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया। 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 150। अगले दिन कक्षा में मास्टर शिव नारायण मिश्र ने 25 का पहाड़ा सुनने के लिए सुदीप को खड़ा कर दिया। सुदीप खड़ा होकर उत्साहपूर्वक पहाड़ा सुनाने लगा। 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 150। मास्टर शिव नारायण ने उसे टोका, 25 चौका 100। मास्टर जी के टोकने से सुदीप अचानक चुप हो गया और खामोशी से मास्टर का मुंह देखने लगा। मास्टर शिव नारायण मिश्रा कुर्सी पर पैर रखकर उखड़ू बैठे थे। बीड़ी का सट्टा मारते हुए बोले, अबे चूड़े के आगे बोलता क्यों नहीं, भूल गया क्या।
सुदीप ने फिर पहाड़ा शुरू किया। स्वाभाविक ढंग से 25 का 150 कहा। मास्टर शिवनारायण ने डांट कर कहा, अबे कालिए, 150 नहीं, 100। सुदीप ने डरते डरते कहा, मास्टर साहब, पिताजी कहते हैं 25 चौका 150 हुए हैं। मास्टर शिवनारायण हत्थे से उखड़ गया। खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। आंखें तरेर कर चीखा, जब तेरा बाप इतना बड़ा विद्वान है तो तू यहाँ क्या अपनी माँ डैश डैश आया है। साले तुम लोगों को चाहे कितना भी खिलाओ पढ़ाओ, रहोगे वही के वही। दिमाग में कूड़ा करकट जो भरा है। पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकते। चल बोल ठीक से, 25 चौका 100। स्कूल में तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या होने लगी, पाँव जमीन पर नहीं पड़ते, ऊपर से जबान चलाते हो, उलटकर जवाब देता है। सुदीप ने सुबकते हुए 25 चौका 100 कहा और एक सांस में पूरा पहाड़ा सुना दिया। उस दिन की घटना ने उसके दिमाग में उलझन पैदा कर दी। यदि मास्टर साहब सही कहते हैं तो पिताजी गलत क्यों बता रहे हैं? यदि पिताजी सही हैं तो मास्टर साहब क्यों गलत बता रहे हैं? पिताजी कहते हैं चौधरी बड़े आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते। उनके हृदय में पवंडर उठने लगे। नर्म और मासूम बालमन पर एक खरोच पड़ गई थी, जो समय के साथ और गहरी गई थी। किसी ने ठीक ही कहा है, मन में गांठ पड़ जाए तो खोले नहीं खुलती। सोते जागते उठते बैठते 25 चौका 150 उसे परेशान करने लगा। बालमन की यह खरोच ग्रंथि बन गई थी। जब भी 25 की संख्या पढ़ता या लिखता उसे 25 चौका 150 ही याद आता। साथ ही याद आता पिताजी का विश्वास भरा चेहरा और मास्टर शिवनारायण मिश्रा का गाली गलौज करता लाल लाल गुस्सैल चेहरा। दोनों चेहरे एक साथ स्मृति में दब गए। 25 चौका 150 की अंधेरी दुर्गम गलियों में भटकने लगा। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, कई सवाल उसके मन को विचलित करने लगे, जिनके उत्तर उसके पास नहीं थे। बस अड्डे से थोड़ा पहले एक बड़ा सा गति अवरोधक था, जिसके कारण अचानक ब्रेक लगने से बस में बैठे यात्रियों को झटका लगा। कई लोग तो गिरते गिरते बचे। झटका लगने से सुदीप की विचार तंद्रा भी टूट गई। उसने जेब को छूकर देखा। तनख्वाह के रुपए जेब में ही सही सलामत थे। बस गांव के किनारे रुकी। बस अड्डे के नाम पर 2 दुकानें, पान बीड़ी की, एक पेड़ के तने से टिकी पुरानी सी मेज पर बदरंग आईना रखकर बैठा गांव का ही बदरू नाई। नाई से थोड़ा हटकर दूसरे पेड़ तले बैठा गांव का मोची, एक केले अमरूद वाला। बस यही था बस अड्डा। सुदीप ने बस से नीचे उतरकर आसपास नजरें दौड़ाईं। बस अड्डे पर कोई विशेष चहल पहल नहीं थी। इक्का दुक्का लोग इधर उधर बैठे थे। वह सीधा घर की ओर चल पड़ा। गांव के पश्चिम छोर पर 30-40 घरों की बस्ती में उसका घर था। दोपहर होने को आई थी। सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ गया था। उसने तेज तेज कदम उठाए। लगभग महीने भर बाद गांव लौटा था। जानी पहचानी चिर परिचित गलियों से उसे अपने बचपन से अब तक बिताए पल गुदगुदाने लगे। इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। एक अनजाने से आत्मीय सुख से वह भर गया था। अपना गांव, अपने रास्ते, अपने लोग। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कीचड़ भरी नाली को लांघा और बस्ती की ओर मुड़ गया। गांव और बस्ती के बीच एक बड़ा सा जोहड़ था, जिसमें जलकुंभी फैले हुए थे। जलकुंभी का नीला फूल उसे बहुत अच्छा लगता है।
इक्का दुक्का फूल दिखाई पड़ने लगे थे। उसने जोहड़ के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। पिताजी आंगन में पड़ी एक पुरानी चारपाई की रस्सी कस रहे थे। सुदीप को आया देखकर वे उसकी ओर लपके। अचानक, क्या बात है? लगता है शहर में जीना लग गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे चला आया, सुदीप ने सहजता से कहा। जेब से निकालकर तनख्वाह के रुपए उनके हाथ में रखकर पांव छुए। पिताजी गदगद हो गए। दोनों हाथों में रुपए थामकर माथे से लगाया, जैसे देवता का प्रसाद ग्रहण कर रहे हों। मन ही मन अस्फुट शब्दों में कुछ बुदबुदाए। फिर सुदीप की माँ को पुकारा, दीपे की माँ, करके रुआ तो आ, ले संभाल अपने लाडले की कमाई। माँ आवाज़ सुनकर बाहर आई। आंचल पसार कर रुपए लिए और सुदीप को छाती से लगा लिया। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे समूचा घर खुशी की बारिश में भीग रहा है। सुदीप चुपचाप सभी के खिले चेहरे देख रहा था। सब खुश थे। ऊपरी तौर पर वह भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक खलबली मची थी। वह अशांत था। उसने माँ से कहा, यहाँ बैठो माँ। हाथ बढ़ाकर आंचल से कुछ रुपए ले लिए। गंभीर स्वर में बोला, पिताजी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है बेटे? कुछ चाहिए? पिताजी ने जिज्ञासावश पूछा। नहीं पिताजी, कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिताजी गुमसुम होकर उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर पहले की खुशी पर धुंध फैलने लगी थी। तरह तरह की आशंकाएं उन्हें झकझोरने लगी थी। वे अचानक बेचैनी महसूस करने लगे थे। सुदीप ने 25-25 रुपए की 4 ढेरियां लगाईं। पिताजी से कहा, अब आप इन्हें गिनिए। पिताजी चुपचाप सुदीप की ओर देख रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। असहाय होकर बोले, बेटे, मुझे तो 20 से आगे गिनती भी ना आता, तू ही गिन के बता दे। सुदीप ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, ये 4 जगह 25-25 रुपए हैं, अब इन्हें मिलाकर गिनते हैं। 4 जगह का मतलब है 25 चौका। कुछ क्षण रुककर सुदीप ने पिताजी की ओर देखा, फिर बोले, अब देखते हैं 25 चौका होते हैं 100 या 150। पिताजी अवाक होकर सुदीप का चेहरा देखने लगा। उसकी आंखों के आगे चौधरी का चेहरा घूम गया। 30-35 साल पुरानी घटना साकार हो उठी। वह घटना जिसे वे अब तक न जाने कितनी बार दोहरा कर लोगों को सुना चुके थे। आज उसी घटना को नए रूप में लेकर बैठ गया था सुदीप। सुदीप रुपए गिन रहा था बोल बोल कर। 100 पर जाकर रुक गया। बोला, देखो, 25 चौका 100 हुए, 150 नहीं। पिताजी ने उसके हाथ से रुपए ऐसे छीने जैसे सुदीप उन्हें मूर्ख बना रहा है। वे रुपए गिनने का प्रयास करने लगे, लेकिन 20 पर जाकर अटक गए। सुदीप ने उनकी मदद की। 100 होने पर पिताजी की ओर देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर से 1 से गिनना शुरू किया। 20 पर अटक गए। उलट पलट कर रुपयों को देख रहे थे, जैसे कुछ उनमें कम है। सुदीप ने फिर गिनकर दिखाए। पिताजी को यकीन नहीं आ रहा था। सुदीप ने हर बार उनकी शंका का समाधान किया, हर प्रकार से। आखिर पिताजी को विश्वास हो गया, सुदीप ठीक कह रहा है। 25 चौका 100 होते हैं। झूठ सब सामने था। पिताजी के हृदय में जैसे अतीत जलने लगा था। उनका विश्वास, जिसे पिछले 30-35 सालों से वे अपने सीने में लगाए चौधरी के गुणगान करते नहीं अगाते थे, आज अचानक कांच की तरह
चटक कर उनके रोम रोम में समा गया था। उनकी आंखों में एक अजीब सी वितृष्णा पनप रही थी, जिसे पराजय नहीं कहा जा सकता बल्कि विश्वास में छले जाने की गहन पीड़ा ही कहा जाएगा। उन्होंने अपनी मैली कीचट धोती के कोने से आँख की कोर में जमा कीचड़ पोंछा और एक लंबी सांस ली। रुपए सुदीप को लौटा दिए। उनके चेहरे पर पीड़ा का खंडर उग आया था, जिसको दीवारों से ईंट, पत्थर और सीमेंट भुरभुराकर गिरने लगे थे। उनके अंतस में एक टीस उठी, जैसे कह रहे हों, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।